to give an idea और एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबके लिए होना चाहिए। मैं आखिरी तक सीट ले रहा हूँ द होल ऑडिटोरियम स्कूल। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज के भी इवेंट होते हैं, बट एजुकेशनल इवेंट में इस तरीके से हाउसफुल होना इट्स अमेजिंग। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसएलए प्रिंसिपल टेक्निकल आप इनकी को देख सकते हैं, इंटर देख सकते हैं, so we need more cooperation from you. Now before inviting the lecturer, today's lecturer, मैं बताना चाहूँगा जब मैं सिविल जज था तो हमारी ट्रेनिंग में भी हमारी यही डिमांड होती थी शाहिद शफी साहब से कि नबी सुमरो साहब को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज दिए जाए ताकि हमारी हमें पोस्टिंग से पहले हमें ट्रेनिंग करवाई जाती थी, तो हमें एक जुडिशियल एक्सपीरियंस के हवाले से हमें ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सर की अहम एक और बात ये भी होती थी, द पैशन फ्रॉम दिस वी यूज्ड टू टीच द सेम पैशन फ्रॉम सेम पैशन वो अपना कोर्स भी चलाते हैं सिंसियरिटी के साथ, हम देखते हैं, और जिस पैशन और सिंसियरिटी के साथ ही टीचर्स अस, ही टॉट अस, वो आप अपने लिए विटनेस करेंगे एंड वी हैव विटनेस्ड इट एंड वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि वो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इवन साइंटिफिक साहब उन्होंने काफी हमें आइडियाज क्लियर किए थे। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट नबी सुमरो साहब who is going to deliver a lecture on criminal law and practice, Honorable Additional District and Session Judge. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले before saying salam to Honorable District and Session Judge Shahid Shafii Sahab, all the worthy members of the bar and fellow colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really an honor कि Shahid Sahab, who has been always a mentor for me, उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज कहे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये उन्होंने बहुत कहे हैं, शायद उनका भी 5% भी डिजर्व नहीं करता। And Rahi had been as a brother, previously as a judge, now as a member of bar. ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, जुडिशरी के लोगों के साथ बात करने का, लेकिन ऑनेस्टली मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और I always learn from sharing my thoughts. I never claim कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, never. Teaching is art and I love that art, but yes, I have 17 years experience जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, बार एंड बेंच के इंटरेक्शन से सीखा, जो मुझे अप्रूव लगा, जो मुझे बेहतर लगा, और जो मैंने साइटेशन से जो प्रेसिडेंट सेट हुए उससे मैंने सीखा। So there is nothing new. हम सारे पढ़ के आते हैं, हम किसी न किसी सीनियर के साथ होते हैं, और सिर्फ फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि कभी कभार हम किसी चीज को जो देख रहे होते हैं, sometimes we think that this is right, but unfortunately that is not the best thing or best criteria. और मैं ये समझता हूँ कि if I call myself as a lawyer or as a member of bar, तो मैंने शायद लास्ट यहाँ पे लेक्चर हुआ था, मैंने एक बात कही थी कि हम जब बचपन में छोटे होते थे तो we have heard this quotation कि jack of all master of none, यानी किसी को किसी एक चीज में बहुत माहिर होना चाहिए, हर चीज का माहिर होना अच्छी बात नहीं है। But I would say the time has changed this quotation and now an advocate, unless he is jack of all, वो अच्छा वकील बन नहीं सकता। उसको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, उसको पता होना चाहिए मैनेजम क्या है, उसे पता होना चाहिए साइंस कहाँ जा रही है, मेडिकल कहाँ जा रही है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप समझ नहीं पाएंगे। सो कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक टॉपिक, आज का टॉपिक मेरे ख्याल में जितना टाइम है उसमें कवर करना ऐसा ही है जैसे दरिया को किसी कुएं में बंद करना है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एटलीस्ट एक ओवरव्यू दे दूं और एक बॉर्डर लाइन खींच लूं जिससे आपको अंदाजा हो कि क्रिमिनल प्रैक्टिस और प्रोसीजर है क्या। देखिए ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, व्हाट इज क्रिमिनल प्रैक्टिस एंड देन व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर। अब प्रैक्टिस क्या होती है? हर वो काम जिससे एक वकील अपने आप को एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बना सकता है, बन सकता है, उस रास्ते पे
क्रिमिनल प्रैक्टिस है। अब ये है क्या? क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर अगर मुझसे कहा जाए तो मैं उसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक इंफ्रादी इधर जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरा होगा आउटवर्ड और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब ये है क्या? मैं जब कहता हूं कि मैं एक अच्छा लॉयर बनना चाहता हूं तो मेरा इनर और इंटरनल एस्पेक्ट क्या है? मेरा इनर और इंटरनल एस्पेक्ट है कि क्या मैं एक अच्छा वकील हूं। अब ये अच्छा वकील एक बड़ा वेग का है, जैसे कहते हैं ये अच्छी गाड़ी है, ये अच्छे कपड़े हैं। अगर यही डिफाइन हो जाए तो दुनिया में एक ही कंपनी होती जिसकी गाड़ी न होती क्योंकि वही अच्छी है। दूसरे कहते भाई वो तो अच्छी बना चुका है, मैं क्यों बनूं? मेरे सामने एक बहुत अच्छा वकील काम कर रहा है तो मैं किस खेती मुझे अधिकार कर रहा हूं। लेकिन आप देखें यही इंटरनल एस्पेक्ट है। एंड टेक माय वर्ड्स, जब तक इरादा नहीं है मंजिल कभी नहीं है। तो आज ये सोचना शुरू कर दें और उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। अब ये रास्ता है क्या? मेरी ऑब्जर्वेशन एज एन एडवोकेट और जो मैंने 17 साल एज ए जुडिशियल ऑफिसर देखा, एक वकील में सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? He should be a man of great character. क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात वो उसका पर्सनल केस ही नहीं है, वो किसी और पार्टी जो अपनी बात आप तक कानूनी दायरे में नहीं पहुंचा सकता, वो आपको इंगेज करता है कि सर मेरा केस ये है, आप क्योंकि कानून के पढ़े लिखे हैं, मेहरबानी करके मेरी बात जज साहब तक पहुंचाएं उस अल्फाजों में या उस तरीके से जो कानून के अंदर राइज है। इसीलिए वो आपको अपना प्रोफेशनल एडवाइजर एजेंट और आपको कहता है कि आप मेरे लॉयर बन के वहां पर जाएं। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो जो एडवोकेट है ही शुड बी अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या है? पंक्चुअल। आप एक क्लाइंट को टाइम पर बुलाएं और वहां उससे मिलें। आप 2 मिनट के लिए सोचें, अगर आप किसी इदारे में जाएं और वहां पे आपको वो ऑफिसर ना मिले, आप उस ऑफिसर की क्या अपने आप एक तशबीह बनाएंगे कि भाई अच्छा ऑफिसर है, वो ऑफिसर है? आप कहेंगे ही इज अ रेकलेस ऑफिसर, ही इज एब्सेंट ऑफिसर। तो इसी तरह एक वकील का अपने क्लाइंट के साथ इंडिविजुअली हर क्लाइंट के साथ उसकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं उसको टाइम भी दूं, उसका केस समझूं, उसको पढ़ूं और उसको फेयर ओपिनियन देकर कोर्ट में उसकी फेयर प्रेजेंटेशन दूं ताकि उसका केस कोर्ट के सामने फेयरली प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंटरनली हमें अफेक्ट करता है वो है हमारी पंक्चुअलिटी। एक वकील मस्ट बी पंक्चुअल इन ऑल सेंसेस। माय सीनियर used to say that even if my case was at 11 o'clock, I used to be present in the High Court at 8:30. क्या पता आज जैसे आप कानून कुछ और हो जाए, वो कॉल करवा ले and I am called absent. So I cannot afford to be absent. अब इसमें 2-4 और मसले आते हैं कि काफी सारे ब्रीफ है, उसके अंदर आप हर जगह पर मौजूद नहीं होते। So I would request all the seniors कि काइंडली जिस तरह आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, अपने जूनियर्स को कॉन्फिडेंस दें, उनको एक-एक केस में आगे बढ़ाएं, उनको वॉच करें, देखिए हो सकता है वो आपके घर में आके आपके बाजू बन जाए। ये मेरी शिकायत जरूर रहेगी कि अगर मैं किसी जूनियर से कहता हूँ जो मुझे जूनियर लगता भी नहीं है, बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग ऑफ इस प्रैक्टिस, वो ये कहता है कि सर मुझे परमिशन नहीं है, सर मैं इस पे प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। दिस इज इन माय ओपिनियन दिस शुड नॉट बी द केस। हमारे सीनियर्स को ये कॉन्फिडेंस इंफ्यूज करना पड़ेगा कि हमारे जो साथी हैं, दे आर नॉट द जूनियर्स, दे आर आवर ब्रदर जजेस, ब्रदर एडवोकेट्स। हमें उनको भी इस केस की नॉलेज देनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, इनसाइड नॉलेज ऑफ द केस। जैसे शायद सभी साहब ने कहा कि आप जब कोर्ट के सामने पेश हो तो आपको अपने केसेस के बारे में पूरे फैक्ट्स टिप्स पर हो। क्या कभी हमने किसी शादी में अपने भतीजे, चाचा, मामा का नाम जेब में से कोई पर्ची निकाल के पढ़ा है जी? कभी पढ़ा है हमने? क्यों? बिकॉज वी रिमेंबर देम फ्रॉम आवर हार्ट। अच्छे वकील का काम ये है कि अपनी याददाश्त को चेक करने के लिए भले बुलेट पॉइंट्स बना ले, भले वो कोई नोट्स बना ले, ताकि चीजों की तरतीब और उनका तसलसल बरकरार रहे, लेकिन जब वो प्रेजेंट करने आए
तो जैसे सर ने कहा आई टू आई कॉन्टेक्ट, जब आप the chief guest has to leave. He has a urgent lecture in Judicial Academy. I'm just requesting Chairman Education Committee, Mr. Superstar and Vice Chairman to present the shield and memento on behalf of KBA to the Honorable District and Session Judge Naishwari Saab. I also welcome Madam Advocate Fauziya at the stage, who is also a member mentoring. जी, हम बात कर रहे थे आई टू आई कॉन्फ्लिक्ट को तैयारी की। अगर आपको आपके केस के फैक्ट्स पता है तो नॉट ओनली देखिए वकालत है क्या, वकालत नाम है अपने केस को भी जानना और अपनी वीकनेसेस को भी जानना। अगर हम ये सोच के बैठे हैं जैसे मैं ही वकील हूँ, अगले साइड का वकील जो है वो मेरी ही टाइप की बात करेगा, तो ये शायद सबसे बड़ा मजाक होगा, क्योंकि जो दूसरी काउंसिल है वो आपको इंटेलेक्चुअली बीट करने के लिए तैयार है। Now this is the fight of intellectuals. This is not physical fight. It is an intellectual fight. आप अपने केस की इतनी इंसाइट स्टडी करें कि आपको अपने लेखनाम की पता हो, और जब कहते हैं ना जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता होता है तो जब दुश्मन अटैक करे उससे पहले आप उसका रिबटल तैयार रखते हैं। So by means कि आप तैयारी करें, ये इंक्लूड होता है अपने फैक्ट्स, अपना ब्रीफ, अपने प्लस माइनस पॉइंट्स, आपका केस लॉ। मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की है कि कुछ हमारे जो दोस्त होते हैं वो केस लॉ ना देखते हैं और जब रिलाय करते हैं किसी केस लॉ पे तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरा केस लॉ पढ़ते नहीं है और वो प्लेजिडम को देखकर समझते हैं कि ये अथॉरिटी के फेवर में है। इसके दो नुकसान हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्लेजिडम इज नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो इनफैक्ट आप जो रिलाय कर रहे हैं वो जजमेंट है ही नहीं, वो तो किसी एडिटर का अपना बनाया हुआ एक समरी है जो लॉ के अंदर हो सकता है ना। तो ऑलवेज रिलाई अपॉन द एक्चुअल वर्डिंग ऑफ द जजमेंट। नंबर वन, पूरी जजमेंट पढ़ा करें कि क्या एंड में आपके उसी बात की तारीख में ही ऊपर की कोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसा ना हो कि आपके अगेंस्ट में वो फैसला हुआ हो। नंबर एक। दूसरा, लेटेस्ट लॉ क्या है? कभी कभार होता ये है कि आज जो कानून है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जब हम बात कर रहे हो तो कोई सेकंड प्रिंसिपल को चेंज कर दिया। इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको दूं कि गुलाम हुसैन केस था, गुलाम मुर्तजा केस था लाहौर का। आसिफ वसा साहब ने ये चार्ट दिया था कि भाई इतनी निकलेगी चर्च, इतनी भंग निकलेगी तो हम उस पर इतनी सजा देंगे। वो फैसला जाके आसिफ वसा साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलिफाइड कर दिया। बार-बार केसों में वही जजमेंट रिलाय होती रही और मैं सोचता था कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि हम अपने फायदे का लॉ जो ओवररूल्ड और सेटिस्फाइड हो चुका है हम उसको रिलाय कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कैसे आपको फिर कोर्ट लीड देगी। सो प्लीज गो थ्रू द लेटेस्ट लॉ। उसके लिए आज तक देखें जो हमारे सीनियर्स हैं उनको तो सारे मैनुअल देखने पड़ते थे। हमारे पास तो एक क्लिक पर है, कंप्यूटर में है, गाड़ी में है, रक्षा में है, ट्रेन में बैठे हुए अपना मोबाइल डेटा ऑन किया, पाकिस्तान लॉ साइट पे चले गए, किसी दोस्त का फेसबुक अकाउंट है जो लॉ शेयर करता है, आप अपना डेटाबेस बना ले। ऑलवेज रीड द लेटेस्ट लॉ, क्योंकि अगर आप 2 साल पुराना भी लॉ लेके आ रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाइड कर दिया है, भले वो फुल बेंच की जजमेंट हो, वो आपके लिए रद्दी का पेपर है और कुछ भी नहीं। सो सेकंड पॉइंट इज नॉलेज। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल। एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर साहब ने कहता है भाई आप बताएं आपके साथ क्या हुआ। वो आपके साथ हर किसी की बात करता है ताकि पता चले कि आपको इस वक्त क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है और इस वक्त क्या बीमारियां चल रही हैं। एक वकील के लिए वही कम्युनिकेशन स्किल होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता नहीं है कि मुझे क्लाइंट से क्या डेटा निकालनी है तो मैं अपनी प्लान, अपना रिटन स्टेटमेंट, अपनी एप्लीकेशन, अपना सूट, अपनी एफआईआर कैसे ड्राफ्ट करूंगा।
फिर होता क्या है कि वो जो जल्दबाजी में लिखी हुई कोई भी ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर हर दफे ये सवाल आता है कि भाई आपने तो ये फैक्ट ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं है एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके केस को यहां ले जा सकता है। आपने अपनी जल्दबाजी में, जल्द ड्राफ्टिंग में, बगैर सोचे समझे आपने ड्राफ्ट किया और आपको पता है कानून में एक दफा आप चीज भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम आप कहते हो इंप्रूवमेंट है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आते नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब आपके पास ब्रीफ आए, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसका पूरा केस सुने और उसको कुछ भी ना करें, बोले जितने कागजात हैं मेरे पास ये हैं, उन कागजात को माइन्यूटली गो थ्रू करें और अपने क्लाइंट की हर बात को कुरान का सही माना समझे। हो सकता है वो आपको ड्राफ्ट करा हो, काउंटर चेक किया करें, उसके बाद उसको ड्राफ्ट किया करें और उसके लिए जरूरी बात क्या है, कानून में जो चीजें उस लिस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट है, जो साइटेशन उसके ऊपर फेवरेबल है, उनको अपने साथ मैच करके देखें कि मेरा ये पॉइंट मेरे हाथ में जाएगा या केस में जाएगा। ये हमारी गलतियां होती है, जिसके बाद होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी लिस्ट जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तभी आप देखते हैं कि डिस्पोजल आपके फेवर में कम आता है। सिविल की खासतौर पर आपको बात कर रहा हूं, क्रिमिनल में तो जाहिर बात है प्रोसिक्यूशन की गलतियां होती है, लेकिन अगर हम उसका भी बर्डन को 50-50 करें तो अक्यूज की तरफ से हमारा डिफेंस तैयार नहीं होता। अगर आपको याद हो 1973 के पहले हमारे पास कमिटल प्रोसीडिंग हुआ करती थी। कमिटल प्रोसीडिंग का मतलब ये था कि मैजिस्ट्रेट मर्डर ट्रायल चलाता था और अगर वो समझता था कि सफिशिएंट एविडेंस है तो वो जजमेंट देता था। जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि 173 उस पर ऑर्डर होता है, कॉग्निजेंस टेकन एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशंस कोर्ट, लेट द आईएलपीस बी सेंड। ये 73 के बाद हुआ है। 73 से पहले कमिटल प्रोसीडिंग होती थी। अगर आप सीआरपीसी को चेक करेंगे तो जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है उससे पहले एक चैप्टर पूरा एबॉलिश्ड है। तो ये क्यों होता था? उसकी वजह ये है कि आपका डिफेंस लीक ना हो। हम यहाँ पे मेरा 17 साल मॉडल कोर्ट में चाहिए, मोर देन 300 मर्डर केसेस पे डिसाइड किए, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा डिफेंस प्रिपरेशन बड़ा वीक होता है। क्रिमिनल लॉयर का मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने डिफेंस क्या लिया है, मेरा हर सवाल उस सिर्फ में जाए कि ये ना लगे कि मैं आए बाय शायद कर रहा हूं, दरिया और समुद्र में अपनी कश्ती छोड़ी हुई है, लहरों के बल चल रही है, डिफेंस कभी यहाँ जा रहा है, कभी डिफेंस उसके बलबूते पे जा रहा है। नो, your line of action should be clear। और वो कब होगी? जब आपका क्लाइंट आपके साथ है, आपको केस के सारे फैक्ट्स पता है, आपने प्रिपरेशन की है, 161 को गो थ्रू किया है, क्रॉस रेफरेंसेस निकाले हुए हैं और आपने ऐसा याद किया है कि जैसे आपके सामने कोई फिल्म चली हुई है और आपको फैक्ट्स बाजुबानी याद है। सो द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। नंबर 4, आपका स्ट्रेस के अंदर काम करने का एक बिहेवियर होना चाहिए। आम शख्स क्या होता है, अगर मुझे एक चीज बताएं, हम वकील या जजेस हैं, क्या हम इस प्रोफेशन में आने से पहले अपने घर के मसाइल पर परेशान नहीं होते थे? है जी, होते थे ना। तो आज ये क्या बात है कि दूसरों के प्रॉब्लम सुनने के बाद हमें फर्क नहीं पड़ता? Have you realized this? This is the art and beauty of the advocacy. We, without knowledge, have a shock absorber। हम उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने क्लाइंट का पूरा सर दर्द अपने सर पे रख के उसको फिर ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उसका सर दर्द कम हो, तभी तो हमें हायर लगता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? टेम्परामेंट। कुछ हमारे दोस्त उसी गुस्से को जब यहाँ लेके आते हैं और उसी गुस्से को जब आगे फेंकते हैं तो फिर स्ट्राइक हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि मैं जजेस को बोलता हूं कि अपने 2 शॉक एब्जॉर्बर मजबूत कर लें, आपको भी कहता हूं रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर ज्यादा है, आप 4 शॉक ऑब्जर्वर लगाएं, 2 अपने लिए, 2 क्लाइंट के लिए। ठीक है जी? सो यू शुड हैव वर्किंग कंडीशंस इन स्ट्रेस। ठीक है जी? 5वां, ड्राफ्टिंग। आपको सिंधी में, उर्दू में, पश्तो में बात करना बड़ी अच्छी आती है। आप बैठ के गप्पे मार सकते हैं, आप बैठकर कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन what is the fun of that communication if that is not made with the code? मुझे बताएं, क्या कोई गूंगा वकील बन सकता है?
तो मेरे ख्याल में अगर कोई वकील अपने फैक्ट्स ड्राफ्टिंग के थ्रू नहीं बताता वो भी भूला ही है, बिकॉज कोर्ट को उसकी जुबान नहीं चाहिए, कोर्ट को उस वकील का उस केस के मुताबिक आपको असिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, आप लॉ पढ़ते हो, आपको पता हो कि जो लॉ साइटेशन में लिखा है वो मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरे हक में है। कभी कभार ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ वकील साहब जब अपने हक में पढ़ते हैं साइटेशन, वो बेसिकली उनके अगेंस्ट में होती है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज आप हो सकता है आपके अंदर 10 अथॉरिटी और हो, आपने जल्दबाजी में 200 देखा यार उस पर अथॉरिटी है, उस पर अथॉरिटी है, ऐसे ही है जैसे हम हॉस्टल में कहते थे यार इतनी खाली नहीं मारी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, जल्दी से प्रेस करना, तेरे पास है वो शूज के लेसेस वगैरह है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो यू शुड बी ऑन योर ओन फुटिंग्स, ठीक है जी। अच्छा इसमें कोई गलत बात हो तो कैसे है, ठीक है जी। सो इन माय ओपिनियन ये कुछ चंद बातें हैं, उसके लिए आप दौड़ पड़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बिल्कुल नए हमारे एडवोकेट्स हैं वो दौड़ पड़े ताकि वोकैबुलरी अच्छी बने, उनसे उनकी ड्राफ्टिंग का पैटर्न अच्छा बनेगा। और तीसरा, आप जो जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की एक हैबिट बना लें कि मैंने हफ्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़नी है और उसके प्रिंसिपल्स को समझना है। मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं 6 महीने बाद आप एक अलग किस्म के वकील होंगे, आई बेट यू, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट। अब एक्सटर्नल क्या है, माइक है यहां पे नीचे, मैं थोड़ा टेस्ट कर लूं एक्सटर्नल में, फ्रेश ग्रेजुएट से मैं तो बहुत पुराना ग्रेजुएट हूं, मुझे बताएं आपके ख्याल में रफली जिसको आता है वो हैंड रेस करे। एक फिल्म में हीरो होता है, क्या हीरो अकेला फिल्म बना सकते हैं जी? उसमें आपको सपोर्टिंग कास्ट चाहिए, कहीं कहीं विलन भी चाहिए जो आपके लिए अमूमन एक जज होता है जी, या अगेंस्ट काउंसिल होती है, कौन होता है जी? जज तो नहीं होता ना, विलन चले होता है कि तो होए, कोई मसला नहीं है। तो आपके लिए जरूरी है आपके अपने दूसरे एक्टर्स को पहचानना। कौन बताएगा कितने प्रैक्टिस में आपके अलावा और कितने एक्टर हैं जिसको आता है वो हैंड रेस करें जी? कौन कौन एक्टर है? वो एक्टर नहीं है, विलेन है, इसको छोड़ दें। विटनेस है, ठीक है, जो सामने वाला एडवोकेट है, ओके कंप्लेंट पार्टी एंड सामने वाला डिफेंस, ओके। इनसे कौन सहमत है? अरे भाई आपका अपना भाई है, इससे तो हो जाए, मुझसे तो नहीं हो गया है जी। और कोई ऐड करेगा इसमें नंबर ऑफ एक्टर्स? जी सर। मेरे ख्याल से जब क्रिमिनल केस के स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले पुलिस की ऑपरेशन दौरान एक एक्टर होती है, देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद फर्दर जब प्री ट्रायल स्टेज पे आता है देन वो एडिशन होते जाते हैं एक्टर्स के। तो ये सी वेरी थैंक यू सर। देखिए हमारे पास टाइम कम है इसलिए शायद आपसे इंटरेक्शन कम हो। आई क्विकली रिकॉल, देखिए आप क्रिमिनल लिटिगेशन में 4 एक्टर्स के बगैर जा ही नहीं सकते, और वो चारों एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको समझे बगैर, जिनकी कमजोरियां और पावर पॉइंट्स को समझे बगैर आप अच्छे वकील बन नहीं सकते। अब वो है कौन? सबसे पहला पुलिस। पुलिस जब तक आपको ये नहीं पता कि पुलिस किस मर्ज का नाम है, पुलिस के पावर्स क्या है, पुलिस क्या कर सकती है, मुझे पता है आप एक आर्गुमेंट करते हैं सर दिस इज अनलॉफुल एक्ट, हु विल टेल यू कि व्हाट इज अनलॉफुल एक्ट? बताइए, कोई पड़ोस में बैठा हुआ शख्स बताएगा, टीवी पे खबर चलेगी, कहां से आएगी? बुक बताएगा ना आपको। सो आप पुलिस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, उसकी कार्रवाई पर अटैक करना चाहते हैं, उसकी ईमानदारी पर अटैक करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता हो पुलिस है क्या, पुलिस के पावर्स क्या है, पुलिस को कोई मखसूस काम कैसे करना है, कितने दिनों में करना है। जब तक आपको पुलिस का पता ही नहीं है आप उसके खिलाफ क्या बात करेंगे? आपकी बात सिर्फ ये होगी सर पुलिस इज मॉडिफाइड एक्टिव। ये क्या बात हुई भाई? आपसे पूछूंगा भाई बताओ कैसे? आप अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं सर इसने मेरे पैसे खा लिए, तो पहला सवाल क्या होता है? भाई बताओ कितने और कहां और किसके सामने? सिर्फ ये कह देना कि पुलिस बेईमान है,
क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको जज बना लूं आप भी मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। सो मुझे बताएं कि अगर मैं आपको बोलूं कि पुलिस को समझने के लिए 2-4 चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या हो सकती है? जिसको आता है मुझे बताएं जी, प्लीज जी। पुलिस रूल पुलिस फाइल जो है उसकी जितनी की है वो रीड आउट करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा आप बताएं पुलिस रूल पुलिस रूल्स का साल कौन सा है जी? ठीक है, और क्या पढ़ना चाहिए है जी? मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। देखिए पुलिस जो है एक एक्ट के तहत फॉर्म हुई है। लॉ में उस एक्ट का नाम कौन बताएगा जी? देखिए यहां पे जी, अगर मैं ये कहूं कि ये नहीं है फिर मुझे गलत साबित करें। आप चले हैं जंग के सफर में सर और आपके पास जो तलवार है उसकी दोनों धारें टूटी हुई है, आप जंग में लड़ेंगे जी? पुलिस एक्ट 1861 1861 यस के बाद पुलिस रूल 1934 यस पुलिस आर्टिकल 2003 आगो है 2011 के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमें पुलिस की कारकर्दगी को जांचने के लिए जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है हम उनकी तरफ नजर नहीं लगा रहे। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, 1861 अंग्रेज ने किया, हमने मुशर्रफ के दौर में उसको 2002 में नया बनाया, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन अलग अलग किया। जब हमें पता ही नहीं होगा कि ऑपरेशन की क्या जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन की क्या जिम्मेदारी है, हम उसको कैसे कहेंगे कि भाई तुमने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की? हम माला फाइडे कैसे प्रूव करेंगे? माला फाइडे है क्या? माला फाइडे है कि कोई काम आप बोना फाइडे नहीं करते, और बोना फाइडे वो होता है जो कानून आपको करने का कहता है। आज के दौर में जो लॉ है वो 2019 का है। हमने पुलिस ऑर्डर 2002 को रिपीट किया था 11 में, हमने उसको फिर रिवाइज किया है। हमें 2019 पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है आप में से कितने वकील हजरात हैं जो आते हैं सर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सर 22 में चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहां से पावर मिला? भाई वो बताता है 2019 वाला कि एडिशनल आईजी को एप्लीकेशन दोगे वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरे पास आओगे एज ए एक्स ऑफिस जस्टिस ऑफिस, मैं तो डिसमिस कर दूंगा क्योंकि आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। सो सी, ये आज किसी को भी पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, सिर्फ रिमाइंड करने के लिए है कि आप कोर्ट को जब असिस्ट करेंगे तभी कोर्ट आपके हक में प्रॉपर ऑर्डर करेगी। आप खुद पढ़ेंगे तो अपने क्लाइंट को सही फैसला करने में मदद करेंगे। आप मुझे बताएं, खुदा न खास्ता किसी के किडनी में दर्द हो और आपको कुछ पता नहीं किडनी का, आप उसकी जिंदगी बचाओगे उसको? है जी? दया, तो आप ही ऐसे करोगे कि आपको पता नहीं होगा तो आप उसका पूरा जो राइट है वो खत्म कर दोगे या डिस्ट्रॉय कर दोगे। सो पुलिस रूल्स कहां से आते हैं? आप बार बार कहते हो सर ये इन्वेस्टिगेशन किट में था नहीं था, सर ये जिम्निया है, सर ये आपकी रजिस्टर 2 की एंट्री है। भाई उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पुलिस रूल्स 1934, आपको पढ़ना पड़ेगा पुलिस एक्ट 2 ऑर्डर 2019। सो पहला तो ये है आपका पुलिस का। उसके साथ साथ राइटली सेट कि सीआरपीसी में देखना पड़ेगा कि पुलिस को आगे कैसे काम करना है। आपके पूरे एफआईआर से लेके खत्म होने तक, अपील तक, पुलिस की सारे काम की तफसीलात, उसमें कौन एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन का पैटर्न क्या होगा, परफॉर्मा क्या होगा, सब चीज उसमें पड़ी है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप ये पढ़ ले, आप किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन का खिया पता निकाल सकते हैं। जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, आपके सामने आईओ और पुलिस वाले की टांगे ना काटे, मैं आपका मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर बात है आपके सवाल क्या होंगे? इट इज इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट अ क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है जी? सो पहला एक्टर कौन था जी? पुलिस। सेकंड इज प्रिजन। सर मेरे क्लाइंट की तबीयत खराब है, मेरे पास एप्लीकेशन आई, जबकि लॉ क्या कहता है? सुपरिटेंडेंट जेल। आप वहां जाते नहीं, क्यों? पता ही नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल के पास क्या पावर है? हमें पता ही नहीं। कोई भाई मुझे बताएगा कि इस वक्त सिंध में
प्रिजन रूल के नाम क्या है? जी, कोई हाथ रेस करे, प्रिजन रूल्स के नाम क्या है? आज वो दिन है जिसमें आप नोट कर लें कि why you are failing to become a very good lawyer. उसका नाम है सिंध प्रिजन एंड करेक्शनल एक्ट 2019 और उसी के ही रूल्स हमारे पास चल रहे हैं। आप कहते हो ना सर मेरे बंदे को पैरों पे रिहा करो, इसके घर में डेथ होगी, कहां से लाते हो आप ये एप्लीकेशन? उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 24 घंटे का पावर है जेल सुप्रीटेंडेंट के पास, 1 हफ्ते का पावर है आईजी प्रिजन के पास, 1 हफ्ते से ज्यादा पावर है, सॉरी 3 दिन का पावर है आईजी प्रिजन, उससे ऊपर है होम डिपार्टमेंट के पास। लेकिन अगर आप मेरे पास ले आएंगे एप्लीकेशन, क्या आपको अलाउ करके दूंगा? तो फिर आप कहेंगे भाई विलन बना हुआ, विलन में नहीं बना हुआ, आप गलत दरवाजे पे दस्तखत दे रहे हैं। आप दस्तखत आपकी क्या कहते हैं इसको, नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर है आपकी। तो काइंडली इसको पढ़ें। और कौन मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, स्पेशल प्रिजन और सब जेल? जी बताएं मैडम, व्हाट इज सेंट्रल प्रिजन? ओके, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में वो प्रिजन होते हैं एक तो केस आजादी के नाम जिनकी फाइल एलिमेंट करती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं। जी स्पेशल कोर्ट कोर्ट ही ग्रांट करता है समहाउ किसी को लाइक किसी एक स्पेसिफिक जगह को अगर आप ग्रांट करना चाहते हैं किसी के लिए तो दैट इज स्पेशल। व्हाट इज सब जेल? सब जेल से अगर केस लाइक पॉलिटिकल हमारे पार्टी सी आप नोट करें कि भाई आपका एक क्लाइंट है जो जिसको सजा हुई है, एज पर लॉ ये डिफरेंट कैटेगरीज है और ये मैं कहीं से सीख के नहीं आया, इट इज अवेलेबल इन द बुक। सेंट्रल प्रिजन इज अ प्लेस who has a capacity of more than 1000 inmates. It is a place where convicted accused are placed. District prison is a place where inmates and under trial prisoners are kept not more than 600 and is available in district. Sub jail where the central or district jail are far away, so for temporary custody, remand purposes, आप किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रखते हैं, वो सब जेल है जिसका इंचार्ज मुख्तियारकार होता है। एंड स्पेशल प्रिजन जो किसी खास कैटेगरी के लिए बना हो, फॉरेनर के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, ड्रग्स डीलर के लिए, सो वहां पे वही लोग जाके आप बंद करते हो। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। आपको पता होना चाहिए कि प्रिजन में डॉक्टर जो होता है उसके रोल्स क्या है, उसके अंदर जो आपका डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट उसके रोल क्या है। क्या आपको ये पता है कि एज पर लॉ जेल सुपरिटेंडेंट को 1 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। जेल सुपरिटेंडेंट हैज टू बी विद इन द जेल प्रीमिसेस। अगर वो जाएगा विद परमिशन और उसका डिप्टी आके जेल सुपरिटेंडेंट बनेगा। ये रूल्स कैसे पता चलेंगे? आपको कैसे पता चलता है कि मेरे जवाबदार की रिलीज डेट गई और उसको नहीं छोड़ा गया? मैं जेल सुपरिटेंडेंट हूं, मैं कहता हूं मुझे 6 बजे के बाद मिली रिलीज डेट, आप मुझे बताएं मैंने क्या गलत किया। तो रूल क्या है? आफ्टर सनसेट जेल का मेन दरवाजा नहीं खुलता। अच्छो चक्कर क्या है, काला चक्कर क्या है, ये आपको क्यों नहीं पता? ये चीजें सारी बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन हम बिकॉज वी आर फॉन्ड ऑफ हैविंग अ शॉर्टकट, हम इन चीजों को स्किप करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों प्लीज इस चीज को नोट करें कि सिंधी में एक शेर है, सुल्तानी सुहाग निंदू करने न मिले। आप जब तक अपने आप खून नहीं देंगे, जब तक आपकी नींदें नहीं खराब होगी, आप उनको नहीं पढ़ेंगे, आप एक ऑर्डिनरी वकील होकर घूमेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद बहुत है। बिलियंस जिसको कहते हैं ना, आज आप तारीख में जाते हो, नाम उठाते हो 4-5, कायदे-आज़म, AK रोही, कादिर साहब साहब, आपके AK रोही, फिर आपके हफीज पीरजादा, फिर आपके एजाज हसन। भाई लाखों वकीलों में आप 6 नाम क्यों उठाते हो? ये वो है जिन्होंने ये रास्ते पार किए हैं और अपना लोहा मनवाया है, और हम चाहते तो बनना वही है, लेकिन हमसे होता नहीं। तो आज भी फैसला कर रहे हैं कि आप वो बनना चाहते हैं या जो है वही देना चाहते हैं, तो फिर शिकायत ना हो, क्योंकि हमने अपना काम खुद छोड़ा है, किसी ने हमसे नहीं छोड़ा है। तो सेकंड क्या हुआ आपका एक्सटर्नल प्रेशर, जेल, जेल के रूल्स आप पढ़े। थर्ड है क्या, प्रोसिक्यूशन,
आपका सारा दिन झगड़ा प्रोसिक्यूटर के साथ है, उसके पावर्स क्या है? मैं बड़ा हैरान होता हूं जब चालान आता है, 167 आता है, 176 आती है, कोई भी एप्लीकेशन आती है, आपको पता है एज पर लॉ वो प्रोसिक्यूटर के नोट के साथ आनी चाहिए और हम उसकी केयर नहीं करते। While we are dealing as a complainant counsel, हमें पता ही नहीं है कि मेरी सारी एप्लीकेशन प्रोसिक्यूटर के थ्रू जानी है। हम डायरेक्ट कोर्ट को एड्रेस करते हैं। सीआरपीसी में अलाउ नहीं करता। सीआरपीसी कहता है असिस्ट कर लो, साथ खड़े हो जाओ, लेकिन एप्लीकेशन थ्रू प्रोसिक्यूटर आओ। फिर हम वहां झगड़ते, सर मेरी एप्लीकेशन आप क्यों नहीं दे रहे? सो लॉ डज नॉट परमिट अ कोर्ट काइंडली। प्रोसिक्यूशन एक्ट किस साल का है जी? 2000 दोबारा पढ़ लें। 2009 कब अमेंडमेंट हुआ? लास्ट टाइम लास्ट अमेंडमेंट कब हुई है? 2016। तो देखिए इस प्रोसिक्यूशन एक्ट को पढ़े ताकि आपको पता चले कि प्रोसिक्यूटर को कितने दिनों में ओपिनियन देना है, कौन सी एप्लीकेशन कहां फाइल करनी है। ठीक है जी। अब आखिरी एक तरह सबसे खतरनाक है, कौन सा? आपका को काउंसिल। आपके साथ आपका भाई आपकी बहन है जो कि खड़ी है, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका एक ही डॉक्यूमेंट है, दैट इज बार काउंसिल रूल्स एथिक्स। बाय मींस ऑफ एथिक्स आई वुड एम्फसाइज कि आपको अपना टेम्परामेंट, आपकी जुबान, आपका टोन, आपकी नजर, आपका लहजा वो बड़ा ही मुहज्जब, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, आपने अल्फाजों से लड़ना है। वफादार चीखों पुकार से आवाज सुने नहीं जाते, वो आपके कानों में खलल पैदा करते हैं, आपके कानों में पड़ते कम है। तो अगर आप अपनी बात ठंडे दिमाग से समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठंडे दिमाग से बात करेंगे तो उसका जवाब भी सुना जा सकता है। क्योंकि जब हम जोश से काम लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज बंद होती है वो है आंखें बंद होती हैं, हम रियलिटी को देखना बंद कर देते हैं। मैं जब मजिस्ट्रेट था आई वाज प्रोन टू करेक्शन, मेरे ऊपर एडिशनल था, सेशंस था। आज मैं एडिशनल हूं, मेरे ऊपर कौन है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में कौन है? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आखिरी अल्लाह की दरबार है। लेकिन हम सारे करेक्शन के लिए हैं। हो सकता है मैंने गलत ऑर्डर किया है, मैंने तो वो पीरियड देखा है कि जब बड़े सीनियर काउंसिल का कोई ऑर्डर हम अगेंस्ट में करते थे तो वो कहते थे थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड ना बोले हमें जरूरत नहीं है, लेकिन थैंक यू भी ना बोले, लेकिन इस खुशदिली का मुजाहरा जरूर हो वकील की तरफ से कि वो ये कहे सर मेरी सर्टिफाइड कॉपी दे दे ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली चैलेंज कर सकूं। और जब आप जीत के आए तो आप जरूर जज साहब को ये बताएं कि सर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में ये चीज कम थी, ताकि दूसरों के साथ आप ये ना करें। और वो फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग हो, ना कि इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन हो। और जजेस के लिए भी जरूरी है कि जहां पे किसी वकील को कोई चीज समझ में नहीं आती, उसका रोल है कि he should act as he knows all laws। आपकी गलत इंस्ट्रक्शंस, आपकी गलत प्रिपरेशन की वजह से किसी का काम खराब ना हो। लेकिन क्योंकि बार और बेंच एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कल जो यहाँ बैठे हैं यहाँ जाएंगे फिर इसी तरह ये लर्निंग प्रोसेस है। तो काइंडली जब आप अपने जूनियर्स को, अपने नए साथियों को इक्विप करेंगे तो क्या होगा? वो अच्छे वकील भी बनेंगे और जिस दिन वो जज बने वो कमाल के जज बनेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो प्रैक्टिस थी ना आपकी, इसका इनर जो था वो ये है जिसका आउटर मैंने अभी आपको बताया कि आप आउटसाइड कैसे डील करते हैं, कौन कौन से लॉस पढ़ते हैं। ये तो वो है जो सिर्फ आपको वकील बनने के लिए काफी है, केस चलाने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए क्या है? उसके लिए प्रोसीजर। आपको अंडा बनाना है, अंडे का एक प्रोसीजर है ना। आपको लेट सपोज कोई जूस बनाना है, आपके हाथ में फल पड़े हुए हैं, जूसर है ही नहीं, जूस बनेगा? है नहीं? इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं बनेगा ना। अगर जूसर भी है, लाइट है, चलेगा? चले, लाइट भी है, जिस बटन को दबा के आप उसको बंद करवाते हैं, आप गलत बटन दबाएंगे, जूस बनेगा? तो इसका मतलब यह है एवरीथिंग हैज टू बी इन ऑर्डर। अंडा बनाने के लिए भी यही चीज है। कोई भी प्रोसीजर है वो क्या होता है? वो ये बताता है कि भाई
आपने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये बीच वाले रास्ते क्रॉस करने हैं। हम जब क्रिमिनल लॉयर की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में एक ही क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसका नाम है सीआरपीसी 1898। उसके अंदर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुई है, लेकिन कुछ स्पेशल लॉज भी हैं जो म्यूटेटस म्यूटेंडस, मतलब कुछ चीजों को सीआरपीसी में से उठाता है और कुछ चीजें अपनी नई इंट्रोड्यूस करता है। तो आप अगर मजिस्ट्रेट के पास अपीयर हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो एफआईआर कटी है, जो डायरेक्ट कंप्लेंट हुई है, वो कैसे हुई है, उसके तरीके का क्या होना चाहिए। अगर मैं डिफेंस की तरफ से हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि डिफेंस को कैसे डील करना है, और अगर मुझे कहा है किसी ने एफआईआर करवाओ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा, कोर्ट की जगह कौन सी है, किस कोर्ट के सामने जाना है और क्या प्रेजेंट करना है। ये है प्रोसीजर। हमारे यहाँ प्रोसीजर के अंदर बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन मेरा अपना नाकिस ये राय है मेरी कि प्रोसीजर को समझने के साथ अगर आपको कानून शहादत का पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डबल बैरल गन है लेकिन उसकी गोलियां आपके पास नहीं है, जिसके बाद वो एक आयरन रॉड तो हो सकती है लेकिन जो वेपन के तौर पर उसकी खास अफादियत थी कि वो दूर पर किसी को शूट कर सकता है, वो खत्म हो गई है। कानून शहादत नेगलेक्ट हुआ है हमारे पास। क्यों? हम उसको समझते नहीं है कि भाई कानून ने हर चीज को साबित करने का एक तरीका बताया है। आप मुझे बताएं, क्या आप इंटर करने के बाद डायरेक्ट वकील बन सकते हैं? हैं जी? नहीं बन सकते। आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। भाई फर्स्ट इंटर हो, उसके बाद मेरा लॉ गेट हो, फिर मेरी एडमिशन हो। हमारे पास जो एविडेंस आ रही है, अनफॉर्चुनेटली जो प्रूव करने की रेलेवेंसी के बाद एडमिसिबिलिटी है। कानून शहादत सारा समझाता है हमें कि भाई रेलेवेंसी क्या है, मतलब बातें तो सब ठीक है लेकिन जो कोर्ट के सामने मुद्दा है उसके इर्द गिर्द वाली चीजें क्या है, हमें वो सिर्फ कोर्ट को बतानी है। हमें ये सरोकार नहीं है कि क्रिमिनल आज जो हमारा कंप्लेंट, उसने खाना क्या खाया, वो कौन सी गाड़ी में आया, उसने कपड़े कौन से पहने। हमें इससे सरोकार है कि जब ये केस हुआ वो कहां खड़ा था, उसने किसको बुलाया, वो थाने कब गया, उसको किसने मारा पीटा, घर पे किसने कब्जा किया। ये है रेलेवेंसी ऑफ द ऑफेंस। देन हर चीज का एक तरीकेकार है। औरत को कैसे प्रूव करते हैं, डॉक्यूमेंट्री हम कैसे प्रूव करते हैं, हमें मॉडर्न डिवाइसेस कैसे प्रूव करने हैं। अगर हमारे पास एक सीडीआर है, आप मेरे सामने पेश करते हो, मैं उसको कहूंगा इट इज नॉट प्रूव्ड एज पर द लॉ। व्हाई लॉ सेज कि जो भी सीडीआर है उसके 3 स्टेजेस हैं। पहले उसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ द सिग्नल कंपनी हो, दूसरा वो आईओ ने थ्रू प्रॉपर चैनल रिसीव की हो, और तीसरा उसका जो कंपनी का एक ऑफिशियल है वो टेंडर करे कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अब ये मैं चाहते हुए भी इसको हटा नहीं सकता प्रिंसिपल को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉ पॉइंट कोई भी कोर्ट नहीं फॉलो करती, वो कंटेम्प्ट करती है। तो आप सोचें कि कोर्ट आपकी बात नहीं मानती, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात नहीं समझी। मसला ये है कि आपने कोर्ट को वैसा प्रूव करके नहीं दिया तो कोर्ट उसको कहती है डिस्कार्डेड। आप आज से मुझे याद पड़ता है रहमत हुसैन जाफरी साहब ने 2007 या 8 पीएलडी में एक उनका आर्टिकल छपा था, अगर आपको मिल जाए, उसमें उन्होंने 13 किस्म की डिफरेंट जो पीसेस ऑफ एविडेंस है उनको प्रूव करने की अथॉरिटीज के साथ आपको बताया है। काइंडली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस कैसे प्रूव होती है, ऑक्यूलर अकाउंट कैसे प्रूव होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे प्रूव होती है। पहले दौर में स्नैफर डॉग्स होते थे, कुत्ते, वो सूंघ के बताते थे, उसकी एविडेंस कैसे होती है। जो पैरों की मदद से एविडेंस लेके जाते हैं कि भाई ये हमने पैर उठाए फला घर तक गए, इसको कैसे प्रूव करेंगे, मेडिकल को कैसे करना है, फॉरेंसिक को कैसे करना है। तो जब तक एक वकील को ये पता ना हो कि हमने किस चीज को कैसे प्रूव करना है, हमारी कोई बात भी कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर एडमिट नहीं करेगी।
तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने सेशंस ट्रायल और मिनिस्टेरियल ट्रायल इन दोनों के प्रोसेस को समझना होगा, अपने राइट्स और लायबिलिटीज को समझना होगा, ताकि हमें पता हो कि हमने किस स्टेज पे क्या करना है। सो दिस इज हाउ यू नो द प्रोसीजर वर्क्स फॉर अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है जी। सो आई होप कि इस थोड़े से टाइम में आई हैव डायरेक्टेड अपॉन कि आप इंटरनल ग्रोथ कैसे होगी, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कैसे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड हाउ यू विल फॉलो द प्रोसीजर। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। West, Ubaidullah Khan Saab, and Sabdullah Abduli Saab, Honorable Senior Civil Judge, to our program. जनाब, सबसे गुजारिश है कि नाप में आप वेट करें, आपके लिए चाय भी है, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, चाय लेके जाएं। और मैं जनाब राहिल फनकार वाली साहब को गुजारिश करूँगा कि जनाब डिस्ट्रिक्ट साहब को अजगर का थैंक यू सर। और मैं जनाब वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि सुबतुल्लाह पाटवी साहब को जो सीनियर सिविल जज हैं अजरक का तोहफा भेजें। थैंक यू सर। Honorable Additional District Session Judge साहब अभी सोमरो साहब जो लेक्चरर थे, उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे जो रेलेवेंट लॉज हैं with regard to the prisons, with regard to the prosecution, बहुत से शायद मुझे भी निर्देश है, but he has given us an enlightenment कि हमें किन लॉज पर फोकस करना चाहिए when we are coming to the practice and when we are addressing the judge. However, हमें भी audience as well as जो वो होता है उसमें कभी-कभार इशू आ रहा होता है when all the leadership of the district judiciary is on the stage, तो right of audience भी बड़ा important हो है। तो कभी-कभार हमारे साथ भी इशू होता है तो उसको rightly देखें। And secondly, एक कोर्ट मेरे नजर से गुजरा था कि a mistake of a judge can be cured in appeals, in revisions, but a mistake of a lawyer can never be cured because जो procedures, जो केस हम चला लेते हैं, वही केस के ऊपर अपील में जाता है। जिन चीजों को एडमिट कर चुके होते हैं, जिन चीजों को हम छोड़ चुके होते हैं, वो फिर वही चीज उस सिरे से नहीं देखी जाती, उसको एंड से देखा जाता है। तो now greater responsibility comes towards us that we are representing a client to actually do not commit such mistakes which we are duty bound to not to commit at, and when we are engaged, so we fully get prepared and we know all the laws with regard to the case जो हमें जिस केस में hire नहीं engage करता है client, because the lawyer cannot be hired, he can be engaged in a case. So now I'll call Advocate Tahir Mahmood Saab, who is also a Vice Chairman Education Committee, Karachi Bar Association, to give a conclusive remarks with regard to today's lecture. Thank you. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया। मैंने कराची बार एसोसिएशन के बिहाफ पे और लीगल एजुकेशन के बिहाफ पे हमने कुछ SOPs बनाई हैं
कि हम कैसे इन लेक्चर्स को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सब पार्टिसिपेंट से ताउन की दरख्वास्त है, सबसे पहले ये कि जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो काइंडली पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो ये डेट यूज ना करें, इसको हम क्लोज कर देंगे जब यहाँ लेक्चर डिलीवर हो रहा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हर्डल क्रिएट हो। इस तरह आपको कंटिन्यूअसली इसी तरह के इंटरैक्टिव और नॉलेज बेस्ड लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से ये मैंने खुद इस लेक्चर को सुना है और नोट किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी वकील के लिए कि वो कैसे अपनी क्रिमिनल लॉ पे प्रैक्टिस और प्रोसीजर को किस तरह वो स्टडी करेगा। अगर आप सब इसी तरह हमसे ताउन करेंगे तो हम 100% की कोशिश करेंगे कि हम हर लेक्चर के दौरान इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस में आप लोगों को नॉलेज बेस्ड लेक्चर डिलीवर करवाएं। सेकेंडली, हमारी नेक्स्ट ये कोशिश होगी कि हम इसी टॉपिक पे इसको एम्फसाइज करके जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन ब्रांच की वर्किंग है उस पे हम एक लेक्चर रखें स्पेसिफिकली कि आपने इससे आगे कैसे डीपली जो है ऑपरेशन ब्रांच की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है, देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करेगी, देन प्री ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज को आप देखते हैं, रोज आप ट्रायल कंडक्ट भी करते हैं, लेकिन जो बेसिक लॉज हैं कि वर्किंग ऑफ द ऑपरेशन ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन और प्री ट्रायल स्टेज को बहुत अच्छे से समझना और स्टडी करना बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करेंगे कि इस पे आपको एक बुक भी बना के, एक रिसर्च बुक भी बना के आप लोगों से शेयर करें इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकेंडली, ये लेक्चर जो पार्टिसिपेंट अगर 80% या 75% से हमारे पास अटेंडेंस कम आएगी स्टूडेंट से गुजारिश है तो हम उनको ये सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। आप सबसे ताउन की दरख्वास्त है, काइंडली अगर ये लेक्चर अटेंड करें तो कोशिश करें कि आपकी लर्निंग हो। सर्टिफिकेट लेना ये सिर्फ कोशिश ना हो कि हमें जो है सर्टिफिकेट मिल जाए, और इसी तरह ही आप जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। Thank you. Given that I would again I am again grateful and thankful to the district judiciary, especially Honorable District Assistant Judge Waidullah Khan Sahab, who has, and Sutullah Pakuli Sahab, who has out of his busy schedules has taken out the time. And I would also tell the Honorable District Session Judge Sahab to investigate. Given the attendance of the audience, I would like to show them that especially the young lawyers have so much interest in the educational initiatives also, and what also we expect कि फ्यूचर में भी जो भी जजेस अगर हम उनको इनवाइट करते हैं तो आप उनका भी काम हमें चाहिए होगा, बिकॉज द यंग लॉयर्स स्पेशली दे आर ऑप्टिंग फॉर द एकेडमिक इनिशिएटिव्स अ लॉट, एंड आई हैव सीन them to pursue the libraries are full now and they are coming in the educational initiatives with full attendances, so that there is a good change, and ultimately is going to benefit the judiciary too, because when they are fully equipped and they will properly will assist the court with regard to their cases, तो जो time consume होता है कभी कभार कुछ issues हो जाते हैं तो वो भी issues कम होते हैं। Now I would request Honorable District and Session Judge Waidullah Khan Sahab to kindly present the token of appreciation and memento
to our today's lecturer, Honorable Additional District and Session Judge Ravi Sundar Saab. Thanks. Sorry, sir. Now, as the program of today's is concluded, I would request the guest to kindly proceed with the chairman and the examination committee to the committee room of the Karachi Bar Association, and to all the audience, we have arranged some refreshment and tea for you to kindly have it. Our next lecture soon हम notice board पे announce कर देंगे with regard to different topics. Thank you so much. सर एक ग्रुप बन सर एक ग्रुप बना लें सर सर एक ग्रुप भाई ये थोड़ा सा जट थैंक यू सर चलिए